सोनिया एक फैशन डिजाइनर थी। उसका अपना खुद का एक बुटीक था जिसे वो शादी से पहले से ही चला रही थी। सोनिया की आदत थी वो खुद को भी काफी स्टाइलिश बनाकर रखती थी, पर उसका स्टाइलिश और मॉडर्न दिखना उसकी ननद वर्षा को पसंद नहीं था। उसकी शादी शहर में ही हुई थी, इसी वजह से वो अक्सर ही अपने मायके आती रहती थी। मम्मी जी, वो एक क्लाइंट आया है तो मैं जरा बुटीक होकर आती हूँ। अरे वर्षा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताओ। आज तो आपकी बुटीक की छुट्टी होती है ना? हाँ, वो होती तो है, पर आजकल वेडिंग का सीजन चल रहा है ना, तो काम ज्यादा है। अच्छा, आप बातें करो, मैं होकर आती हूँ, क्लाइंट वेट कर रहा है। पता नहीं, भाभी तो अपने आप को कहीं की हीरोइन समझती है, जैसे इन्हीं सारे काम होते हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं है। वर्षा, तुझे कितनी बार कहा है सोनिया के लिए ऐसे मत बोला कर। वो तेरी भाभी है, इस घर का हिस्सा है। वो जब तेरे लिए ऐसे नहीं बोलती तो तू क्यों सोचती है? वर्षा की अक्सर की ये आदत रहती थी, बस मायके आना और सोनिया को देखकर चिढ़ते रहना। एक दिन सब लोग एक फैमिली फंक्शन के दौरान एक साथ मिले, तब भी वर्षा ने अपनी भाभी सोनिया को नहीं छोड़ा। अजय, सामने से गरम चपाती लेकर आओ ना, ये ठंडी हो गई है। हाँ हाँ, लाता हूँ वर्षा। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं माँ? आप क्या लोगे? बेटा, मुझे तो गाजर का हलवा ला दे। मेरे लिए एक काम करो, नान ले आना। कुछ भी कहो, भाभी की किस्मत बहुत अच्छी है जो उसे अजय भैया जैसा पति मिला। एक मैं हूँ जिसे सुनील जैसा पति मिला है, इसीलिए तो भाभी मॉडर्न बनकर घूमती रहती है। मैंने तो वही पुरानी साड़ी पहनी है आज के फंक्शन में। वर्षा, तुम्हें तो मौका चाहिए बस, सबके सामने मेरी बुराई करने का। किस चीज की कमी रखता हूँ मैं? तुम्हें हर चीज खरीद कर देता हूँ। एक मैं हूँ जो चुप रहता हूँ। चाहूँ तो मैं भी तुम्हारे बारे में सब कुछ कह सकता हूँ कि तुम किस तरह से रहती हो मेरे साथ। अरे ठीक ही तो कहा है, किस तरह से रहती हो? तुम कभी मेरे लिए करते ही क्या हो? देखो सोनिया भाभी को भैया कितना खुश रखते हैं। आज वो अपना बिजनेस खड़ा करके बैठी है, इतना अच्छा उनका बुटीक चल रहा है, इतना मॉडर्न बन के रहती है, कोई रोक टोक नहीं है। एक मैं हूँ जो कब से बोल रही हूँ कि मुझे अपना कुकिंग का बिजनेस बनाना है, कुकिंग की वेबसाइट खोलनी है, पर मेरी कोई हेल्प नहीं करता। और फिर कोई करेगा ही क्यों? मैं हूँ ही कौन? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं सोनिया भाभी नहीं बन सकती, मैं उनकी जैसी बन ही नहीं पाऊंगी। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। वर्षा, बस भी करो, सब लोग देख रहे हैं। जो बात करनी है घर जाकर करना। उस दिन सोनिया को वर्षा की बात का बहुत बुरा लगा, पर वो कुछ नहीं बोली। सोनिया के बुटीक को 5 साल पूरे हो चुके थे, इसीलिए वो इसी खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही थी। पार्टी में उसकी जान पहचान के बहुत से लोग आने वाले थे। बस फिर क्या था, वर्षा को फिर से जलन होने लगी। माँ, इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? भाभी को अब बुटीक की 5वीं सालगिरह मनाने की क्या ही जरूरत थी? उसके बुटीक को 5 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए उसका मन था कि वो एक छोटी सी पार्टी रखे। माँ, तुमने मुझे तो कभी इतना सपोर्ट नहीं किया। मैं हमेशा से कहती थी कि मुझे कुछ करना है, पर तुमने तो मुझे शादी करके भेज दिया। और अब जब से भाभी आई है, मैं देख रही हूँ तुम उन्हें किसी भी बात के लिए मना नहीं करती हो। वो तो जब देखो हीरोइन की तरह बन ठन कर इधर उधर घूमती रहती है, और जब देखो घर का काम तुम ही करती रहती हो। ऐसे थोड़ी होता है, मैं भी तो अपने घर का काम खुद करती हूँ। तुम भाभी को बोला करो ना कि वो घर के काम क्या करे। हर समय बन सवर कर और इधर उधर घूमना, स्टाइल मारना, ये सब क्या अच्छी बात है? तभी सोनिया भी आ जाती है। मम्मी जी, मैं ये आपके लिए एक नई साड़ी लाई थी, मैं सोच रही थी पार्टी में आप यही पहनो। अरे वर्षा, तुम भी टाइम पर पहुंच जाना, पार्टी में अपने घर के पहले पहुंचेंगे तो अच्छा लगेगा। और हाँ, जीजू को भी बोल देना, वैसे मैं भी फोन कर दूंगी। मुझे नहीं आना किसी पार्टी में, अपनी इंसल्ट नहीं करवानी मुझे। मैं वर्षा, इसमें इंसल्ट किस बात की? तुम्हारे अपने घर की पार्टी है, तुम मेरी अपनी ननद हो, मेरी अपनी बहन हो, तुम्हारी कोई इंसल्ट नहीं कर सकता। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम भी अपने आप में बेहतर हो, हर कोई अपने आप में बेहतर होता है। खैर, अगर तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करती हो और मेरी रिस्पेक्ट करती हो तो पार्टी में जरूर आना, अदरवाइज मैं समझूंगी कि मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूं। सोनिया अपने कमरे में चली जाती है। देख वर्षा, तू नहीं जाएगी तो सोनिया को बुरा लगेगा। उसने तुझे बहुत दिल से बुलाया है, इसलिए तुझे जाना चाहिए, उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए, वरना रिश्तों में खटास आती है। मेरी बेटी तो समझदार है ना, मेरी बात को टालेगी नहीं। ठीक है माँ, तुम्हारे कहने पर मैं पार्टी में आ जाऊंगी। माँ के समझाने पर वर्षा पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। वर्षा अपने पति सुनील के साथ पार्टी के लिए होटल पहुंचती है, पर वहां पर तो वर्षा को कुछ अलग ही देखने को मिलता है, जिसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। सोनिया ने उसके वेलकम में एक बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन तैयार किया था। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे बुटीक को आज 5 साल पूरे हो ही चुके हैं। ये पार्टी मेरे बुटीक के 5 साल कंप्लीट होने के लिए तो है ही, साथ ही साथ ये पार्टी एक खास व्यक्ति के लिए भी रखी गई है। आप सभी को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि हमारे बीच मेरी प्यारी ननद वर्षा पहुंच चुकी है, जिनके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी।
मैं आपको वर्षा जी की कुकिंग वेबसाइट दिखाना चाहूंगी। वर्षा हैरान रह जाती है कि उसके नाम से कुकिंग की एक बहुत बड़ी वेबसाइट आज इस पार्टी में लॉन्च हो रही थी। वर्षा को तो हैरानी हो रही थी ये सब देखकर कि इतनी बढ़िया वेबसाइट उसकी तैयार हुई थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोनिया भाभी, मेरी कुकिंग की वेबसाइट ये आपने कब बनाई? और ये तो वही रेसिपीज हैं जो मैं नॉर्मली बनाकर फोटो वीडियोस बनाती थी। आपने उनको इतने अच्छे तरीके से इस पर प्रेजेंट किया है। मैं बहुत खुश हूँ भाभी। ये आपने कैसे किया? आपने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं। वर्षा, मुझे मम्मी जी ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। उनके पास तुम्हारी लिखी हुई कुछ बुक्स भी रखी थी। बस मेरे पास तुम्हारा लिखा हुआ मटेरियल था। मैंने फोटोज और वीडियोस के साथ वेबसाइट पर अपलोड किया और तैयार हो गई वर्षा कुकिंग वेबसाइट। अब तुम अपना खुद का कुकिंग का कोई भी बिजनेस कर सकती हो। ये एक प्यारा सा तोहफा है एक भाभी की तरफ से अपनी प्यारी सी ननद को। सब लोग जोरदार तालियां बजाते हैं और वर्षा अपनी भाभी सोनिया के गले लग जाती है। आज सोनिया की वजह से ही वर्षा का वो सपना पूरा हो गया जिसकी वो हमेशा से कल्पना करती थी। दोनों ननद भाभी का प्यार और मेलजोल देखकर परिवार में भी सब बहुत खुश थे। पारू बेटा, मैंने सब्जी बना दी है, बस तू रोटी बना लेना, ये बर्तन हो जाए तो। ठीक है माँ। अब आप ऐसा करो, दीदी को जगा दो, उन्हें कॉलेज जाने के लिए देर हो जाएगी वरना। क्या ये महारानी अब तक सो रही है? हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का। मोना, ओ मोना, उठती है या पानी की बाल्टी उड़े लूं तेरे ऊपर? ओफो माँ, उठ तो रही हूँ, क्यों हल्ला मचा रही हो? क्योंकि बिना हल्ला मचाए तेरी नींद टूटती कहाँ है। चल उठ जल्दी से और जाकर रोटियां बना दे। रोटियां? मैं क्यों बनाऊं? पारू कहाँ गई? वो बर्तन धो रही है। और तू क्यों नहीं बना सकती रोटियां? अरे कुछ तो शर्म कर लड़की, वो तेरी छोटी बहन है, फिर भी तुझसे कहीं ज्यादा काम करती है। क्योंकि वो सिर्फ यही कर सकती है और सारी जिंदगी यही करती रहेगी। घर के कामों के अलावा उसे और आता ही क्या है? माँ, साफ सीधी सी बात है, मुझे ये घर के फालतू कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, पारू को बोलो मेरा नाश्ता पैक कर देगी। अरे लेकिन ऐसे कैसे? तू रुक जरा। मोनिका अपनी माँ को अनसुना कर वहां से चली गई। कहने को तो मोनिका उम्र में पारुल से बड़ी थी, लेकिन आदतों के मामले में पारुल में समझदारी कहीं ज्यादा थी। इसके साथ ही वो बहुत सीधी सादी थी। दूसरी तरफ मोनिका शुरू से ही मस्त मौला थी। घूमना फिरना और मॉडर्न लाइफस्टाइल जीना उसकी पहली पसंद थी। यही वजह थी कि पारुल उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अरे ये क्या पहन रखा है तूने? ऐसे कॉलेज जाएगी, वो भी मेरे साथ? क्यों दीदी, इसमें क्या बुराई है? इतना अच्छा सूट तो है, बल्कि आप अपने कपड़े बदल लो तो ज्यादा बेहतर है। माँ ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। चुप रह तू, तुझे क्या पता आजकल के फैशन का। तू ऐसा कर, अकेली कॉलेज चली जा, मैं अपनी दोस्तों के साथ जाऊंगी। मोनिका के ऐसे बर्ताव से पारुल को बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ नहीं कहती थी। दरअसल दोनों बहनों ने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था। तब से इनकी माँ सरला ही सब कुछ संभाल रही थी। फिर एक दिन, अरे भाई साहब, आप आइए, बैठिए ना। अरे मोना, ताऊजी आए हैं, जल्दी से ठंडा पानी तो लेकर आ। और सुनाइए भाई साहब, इस बार तो बड़े दिनों के बाद आना हुआ आपका। हाँ, थोड़ा व्यस्त हो गया, बस इसीलिए तुम्हारा और बच्चियों का हाल नहीं ले पाया। और सुनाओ, सब ठीक तो है ना? जी भाई साहब, सब बढ़िया है। अपनी पारुल ने इस बार भी कॉलेज में टॉप किया है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सच में अपनी पारू बिटिया का तो कोई जवाब नहीं। और अपना मोना के क्या हाल हैं? बस उसका क्या कहूँ भाई साहब, आप तो सब जानते ही हो। अरे इतना परेशान मत हो, अपनी मोना भी बहुत प्यारी है। वैसे सरला, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो मेरे मुंबई वाले दोस्त है ना, रामनाथ जी। वही ना, जो अपनी सोनी की शादी में मिले थे, जिनका बेटा डॉक्टर है। वो क्या नाम था उसका? अनिकेत। हाँ वही है। दरअसल रामनाथ जी का फोन आया था कल मेरे पास। वो हमसे रिश्तेदारी जोड़ना चाह रहे हैं। अपने बेटे को तुम्हारा दामाद बनाना चाहते हैं वो। सरला अपने जेठ से आगे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वहां मोनिका पानी का गिलास लेकर आ गई। वो अनिकेत को जानती थी। उसने बिना कुछ जाने ही ये मान लिया कि ये रिश्ता उसी के लिए आया था। नमस्ते ताऊ जी, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, जिनका बम्बई में भी घर है और एक दिल्ली में भी? हाँ बेटा, असल में रामनाथ जी के बेटे अनिकेत को अपनी पारुल पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। रामनाथ जी और भाभी जी को भी अपनी पारू पसंद है। सरला बहुत ही भले लोग हैं। इतना पैसा है पर घमंड नाम की चीज नहीं है किसी में। अपनी पारू राज करेगी, राज। ताऊ जी नहीं, आप उन लोगों को मना कर दीजिए। पारू मुझसे छोटी है, उसकी शादी पहले कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती?
अरे इतना अच्छा रिश्ता है, वो भी सामने से आया है। भाई साहब, हमारी तरफ से हाँ समझिए। रही बात छोटे बड़े की तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि पारू की शादी से पहले इसके लिए भी कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ ले। मोनिका अपनी माँ की बात काट तो नहीं सकी, लेकिन वो इस बात से बुरी तरह चिढ़ गई थी। मोनिका ने कई अड़चने पैदा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो पारुल का रिश्ता तय होने से नहीं रोक पाई। हालांकि पारू की शादी से पहले ही मोनिका का भी रिश्ता तय हो गया। परिवार यहाँ भी अच्छा था, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। बस फर्क ये था कि मोनिका का ससुराल पास के ही एक गांव में था। हालांकि सरला ने मोनिका के लिए भी शहर में काफी रिश्ते खोजे, लेकिन कहीं कोई बात नहीं बनी, तो मजबूर होकर मोनिका को गांव के ही रिश्ते को हाँ कहनी पड़ी। दोनों बहनों की शादी खूब धूमधाम से हुई। और फिर मोनिका, जब तुम्हें मैं पसंद नहीं था, मेरा घर पसंद नहीं था, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? गलती हो गई। सच में तुमसे शादी करने से तो अच्छा था कि मैं कुंवारी ही बैठी रहती। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी सोच बदल लूंगी और फिर हम शहर जाकर रहेंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यही गांव में अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है। शौक से करो, पर मेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा, कह देती हूँ। हाँ तो तुम मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं अपने माँ बाप को यहाँ अकेला छोड़कर कभी शहर नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, फिर यहीं रहो, मैं जा रही हूँ। शादी के 2 महीने भी मोनिका अपने ससुराल में नहीं काट सकी और सब कुछ छोड़कर अपने मायके आ गई। सरला के लाख समझाने पर भी वो टस से मस नहीं हुई। फिर एक दिन, माँ एक खुशखबरी है, आप नानी बनने वाली हैं। सच? अरे वाह, बधाई हो बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। सच में? दामाद जी से मेरी बात करा जरा। माँ वो मम्मी पापा को दिल्ली छोड़ने गए हैं, वहाँ कुछ जरूरी काम है, तो मम्मी पापा कुछ महीने वहीं रहेंगे। अच्छा, तो तू ऐसी हालत में अकेली रहेगी क्या? नहीं माँ, ये परसों तक वापस आ जाएंगे। नहीं बेटा, दामाद जी तो वैसे भी सारा दिन अपने काम में रहेंगे। अगर किसी को बुरा ना लगे तो क्या मोना को भेज दूं तेरे पास? यहाँ तो सारा दिन बस फोन में ही लगी रहती है, मेरी एक नहीं सुनती। तेरे पास रहेगी तो कुछ अच्छा सीखेगी और तेरा ख्याल भी रख लेगी। ठीक है माँ, आप दीदी को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। मोनिका पारुल के पास खुशी खुशी आ गई, क्योंकि असल में उसे तो यही चाहिए था। हालांकि वहां जाकर वो पारुल का ध्यान रखने की बजाय अपनी ही दुनिया में मगन थी। अनिकेत जी, ऐसा कीजिए, आज आप क्लिनिक मत जाइए, मुझे इतने दिन हो गए यहाँ आए हुए, मुझे मुंबई तो घुमा दीजिए कम से कम। दीदी हम चलेंगे, पर इस वीक रुक जाइए, बस एक बार पारुल की टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाएं, फिर तीनों चलेंगे। ये कैसे जाएगी? नहीं नहीं, ये जाएगी तो हमें हर वक्त इसी का ख्याल रखना पड़ेगा, फिर हम क्या खाक घूमेंगे। इसे घर पर ही रहने दीजिए, बस हम दोनों चलते हैं। अनिकेत मोनिका से बिना कुछ कहे ही वहां से उठकर चला गया। उसके जाते ही पारुल ने मोनिका से कहा, दीदी आप बुरा मत मानना, वो क्या है ना, ये मेरे बिना कहीं घूमने नहीं जाते, बस इसीलिए। क्या उफ, तेरी संगत में अनिकेत भी गंवार जैसे हो गए क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं अकेले घूम कर आ जाती हूँ। मोनिका हर चीज में मनमानी ही करती थी, उसे हर चीज में पारुल से बराबरी करनी थी, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दीदी ये ड्रेस, ये आपको कहाँ से मिली? तो क्या हुआ, मैंने तेरी अलमारी में देखी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने पहन ली। अब इतना भी हक नहीं है क्या मेरा? अगर तुझे बुरा लगा है तो साफ साफ बोल दे, मैं चेंज कर लेती हूँ। अब नहीं, अब पहन ली है तो रहने दीजिए, पर कोशिश करना कि इसे पहनकर इनके सामने मत जाना, हो सकता है इन्हें बुरा लग जाए। अगर ऐसा है तो मैं चेंज ही कर लेती हूँ, वैसे भी ये मुझे थोड़ी टाइट हो रही है। अब तू ऐसा कर, अनिकेत जी को बोलकर मेरे लिए बिल्कुल ऐसी ड्रेस मंगवा दे, बस 1 नंबर बड़ी होनी चाहिए। मोनिका धीरे धीरे पारुल के घर को अपना ही घर समझने लगी और बड़े ही आराम से हर चीज पर अपना हक भी जताने लगी। लेकिन इतना सब करके भी वो ना पारुल की बराबरी कर पा रही थी और ना ही खुश रह पा रही थी। पारू देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वाह, ये तो डायमंड है ना, पर इसकी क्या जरूरत थी, मेरे पास तो पहले से इतनी ज्वेलरी है। जरूरत हो या ना हो, मुझे तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाना अच्छा लगता है, ये तो जानती हो ना। और वैसे भी बहुत जल्द तुम मुझे जिंदगी का सबसे अनमोल गिफ्ट देने वाली हो, जिसके सामने ये डायमंड रिंग तो कुछ भी नहीं है। पारुल अनिकेत के गले लग जाती है और पास ही खड़ी मोनिका ये सब देखकर बुरी तरह जल भुन जाती है। उसी वक्त उसने तय कर लिया कि अब उसे क्या करना है। मोनिका ने पारुल की काफी ज्वेलरी चुरा ली और उसे लेकर चुपचाप घर से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी अचानक उसका पैर दरवाजे की चौखट से टकरा गया और वो बहुत जोर से गिर पड़ी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पारुल और अनिकेत दोनों की नींद टूट गई और वो फौरन बाहर पहुंचे। मोनिका जमीन पर गिरी दर्द से कराह रही थी। उसका ध्यान ही नहीं रहा कि गिरने की वजह से सारी ज्वेलरी जमीन पर फैली पड़ी थी। दीदी ये क्या हो गया, चलो उठो, चलो मेरे साथ। पारुल और अनिकेत दोनों ने ही मोनिका के साथ साथ पास ही पड़ी ज्वेलरी को भी देख लिया था और वो सारा माजरा भी समझ गए थे।
लेकिन फिर भी उन्होंने उस वक्त मोनिका से कुछ नहीं कहा और उसे अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाया। फिर घर आने के बाद, दीदी तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नहीं रुक जा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो ज्वेलरी में वो कुछ मत कहो दीदी, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं, मुझे अभी बोलने दे, वरना हो सकता है बाद में मैं इतनी हिम्मत ना जुटा पाऊं। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। सच तो यह है कि मैंने हमेशा तुझे खुद से कम समझा, लेकिन जब तेरी शादी मुझसे बेहतर हुई तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। पर मैं भी क्या करती, मुझे वो गांव की जिंदगी नहीं चाहिए थी, बल्कि मुझे तो तेरी जैसी शहर की आलीशान जिंदगी चाहिए थी। नहीं दीदी, तुम्हारी यही सोच तो गलत है। गांव हो या शहर, परिवार हर जगह अपना होता है। बस जरूरत है तो उसे सच्चे दिल से अपनाने की। और रही बात रहन सहन की, तो उसे भी हम अपनी मेहनत और वक्त के साथ कभी भी बदल सकते हैं। बस हमारी सोच और नियत साफ होनी चाहिए। मोनिका को पारुल की बात समझ आ गई थी। उस दिन पहली बार उसने पारुल को एक बहन के नाते बड़ी ही प्यार से गले लगाया और फिर सब कुछ बदल गया। पारुल के समझाने पर मोनिका वापस अपने ससुराल चली गई और अपने बिखरे रिश्तों को फिर से संजोने लगी।